अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सेल एंड टिश्यूज़, जिसमें टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी इसको फर्स्टली प्रपोज किया था दो साइंसदानों ने 1839 में। एक का नाम था श्लेडिंग और दूसरे का नाम था शिवान। श्लेडिंग जो थे वो बेल्जियन बॉटनिस्ट थे और शिवान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। श्लेडिंग बॉटनिस्ट थे तो वो उन्होंने स्टडी की अबाउट प्लांट्स एंड शिवान जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने स्टडी की अबाउट एनिमल्स। इन दोनों ने मिलकर कुछ पॉइंट्स दिए थे साथ में। वो था, फर्स्ट पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने होते हैं एक या एक सेल से ज़्यादा। अब ये बॉटनिस्ट है, ये जूलॉजिस्ट है, तो इन्होंने प्लांट्स में स्टडी किए, इन्होंने एनिमल में स्टडी किए, लेकिन इन दोनों ने मिलकर ये पॉइंट दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर आपस में बने हुए होते हैं। अगर हम इन दोनों की पॉइंट्स को अलग अलग करके देखें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। लेकिन अगर हम दोनों के पॉइंट्स एक साथ इकट्ठे कर देंगे तो हम बोल सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेकेंड पॉइंट था सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है स्ट्रक्चर का और फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद एक और साइंसदान थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। वो कौन थे? वो जर्मन फिजिशियन थे, मीन्स ये डॉक्टर थे। उन्होंने प्रपोज किया था एक खास एक्सटेंशन सेल थ्योरी में। कब किया था? 1855 में किया था। उन्होंने दो पॉइंट्स खास कौन से बताए थे? उन्होंने बताया कि सेल इज ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स डिवाइडिंग इन टू बाय सेल डिवीजन। कि उन्होंने कहा कि जो सेल है, न्यू सेल बनता है जब एक पुराना सेल डिवाइड होता है टू में, टू सेल्स के अंदर, तब कहीं जाकर एक न्यू सेल बनता है। मीन्स इन्होंने कहा कि सेल डिनोमा स्ट्रक्चर नहीं है। मीन्स सेल ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से इकट्ठा हुआ है, एक यहाँ से इकट्ठा हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और मिलकर इन लोगों ने एक अपना सेल बना दिया। इस तरह से नहीं होता। प्रॉपर एक माइटोसिस प्रोसेस होता है कि एक सेल जब डिवाइड होता है तो वो पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल के अंदर। इस तरह से इन्होंने कहा कि जो वन सेल है वो प्री एग्जिटिंग सेल्स होता है, डिवाइड होकर वो फिर टू सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाय सेल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट इनका ये था कि सेल कंटेन हेरेडिटी मटीरियल। सेल के अंदर एक हेरेडिटी मटीरियल होता है विच पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हेरेडिटी मटीरियल पेरेंट्स के अंदर होगी वही नेक्स्ट जनरेशन मीन्स ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वही चीज़ें, वही मटीरियल, वही हेरेडिटी मटीरियल, वही इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर और ए सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में या ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में। अब सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि कोई भी अगर हमें देखना हो कि कौन सी चीज़ सेल है, लिविंग सेल है या नहीं है, या सेल है भी या नहीं है, तो हमें तीन चीज़ें तो उसकी चाहिए होती हैं जो मेन होती हैं। नंबर वन, सेल की मेम्ब्रेन, हमें मेम्ब्रेन चाहिए। सेकेंड, हमें सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होना चाहिए। थर्ड, उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, साइड में जो है ये इसकी मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस से लेके और मेम्ब्रेन तक जितना भी बीच में है होल है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो तभी ये एक सेल कहा जाएगा कि अब ये एक सेल है। तो अब क्या है यहाँ पर सब सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स कि सब सेलुलर मतलब सेल का सब सेलुलर, छोटा सेलुलर, ठीक है, या ए सेलुलर पार्टिकल्स भी, या फिर वो पार्टिकल्स जिनको हम मानते ही नहीं हैं कि ये सेल्स हैं, जिनको एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि वायरस हैं, प्रियॉन्स हैं, वायरेट्स हैं, ठीक है, ये क्या है? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और ए सेलुलर पार्टिकल्स जिनको हम बोल सकते हैं कि ये सेल्स नहीं है, ये इसको सेल्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अब जैसे कि देखें, दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, ये सेल नहीं होते। क्यों सेल नहीं होते? क्योंकि इनका क्या है कि इनका जो हेरेडिटी मटीरियल होता है वो जस्ट बीच में ऐसे ही पड़ा होता है और साइड में प्रोटीन कवरिंग होती है, बस खत्म। इनके पास ना मेम्ब्रेन, ना न्यूक्लियस, ना प्रॉपर साइटोप्लाज्म, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो इट्स मीन हम इनको सेल नहीं बोलते हैं। दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ये सब सेलुलर हैं और ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। मीन्स हम इनको नहीं मानते हैं ये सेल्स नहीं है, हम इनको नहीं मानते कि ये सेल है। दे डू नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन देम, ये अपने अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह जो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ जो होता है वो सारा इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस के पास जो हेरेडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, डीएनए वगैरह जो हेरेडिटी इन्फॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होती है, ये जो है ये डीएनए या आरएनए के पास मौजूद होती है। तो इनके पास जैसे कि आरएनए या डीएनए मौजूद होता है
तो खुला होता है, लेकिन वो किसी कवरिंग वगैरह में नहीं होता है, ऐसी बस पड़ा होता है, साइड में प्रोटीन कवरिंग होती है। अब इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इनके पास मशीनरी नहीं है जिसके थ्रू ये अपना काम कर सकें, क्योंकि क्या है कि न्यूक्लियस के पास बेशक इन्फॉर्मेशन वगैरह हर एक चीज़ मौजूद होती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसका वर्क होता है ना, जिसकी मशीनरी है, वो काम करता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक है, इनके पास इन्फॉर्मेशन है बट साइटोप्लाज्म नहीं है जिसके थ्रू ये अपना काम वगैरह सब कुछ कर सकें। तो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना इनके अंदर, वो परफॉर्म नहीं होती है। दे सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे भी करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दे इंक्रीज देयर नंबर, ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, एंड ट्रांसमिट देयर करेक्टर टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, और अपने करेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू। अब यहाँ पर क्या बात है कि जब इनके पास जब आरएनए या डीएनए होता है ना, तो इनके पास हेरिडिटी मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन है, बट मशीनरी नहीं है जिसके थ्रू ये अपने आप पर काम कर सकें, वर्क कर सकें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल को, उसको अटैक करते हैं उसके अंदर ऐड होकर। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ऐड होगा, ऐड होने के बाद उसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके साइटोप्लाज्म को यूज़ करता है और अपनी फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करवा कर सारा सब कुछ यूज़ करता है, और उसके बाद फिर अपनी जो नंबर है अपना वो इंक्रीज़ करवाता है, और अपनी जो करेक्टरिस्टिक है वो अपनी जनरेशन में ऐसे ट्रांसफ़र करवाता रहता है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल proper cell are basic unit of living cell are basic unit of organisms and all tissues and organs are composed of cell। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का, और जितने भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो सब सेल से ही बने होते हैं। सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, मेन पॉइंट है, यूनिट है, बेसिक यूनिट है, क्योंकि सेल जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर आपस में ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर पूरा का पूरा एक इंसान या ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, तो वापस अगर हम इसका बैक लें तो बात सिंपल है कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जो बेसिक हमारा यूनिट है वो सेल ही है। उसके बाद क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। सेल्स कैन इधर भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सेल्स प्रोकैरियोट्स भी होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उनकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस होता है, मींस ये न्यूक्लियस है। ठीक है, साइड में इसकी मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और जो इनके ऑर्गेनल्स होंगे उनके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन जरूर होगी। ठीक है, न्यूक्लियस है, इसके पास अपनी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है, और ये फिर पूरा सेल है। इस तरह से यूकैरियोटिक सेल होगा। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके क्या होता है, अब यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो न्यूक्लियस है, साइड में मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब न्यूक्लियस की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है, ये तो ये एक मेम्ब्रेन आ गई है, इट्स मीन ये साइटोप्लाज्म से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये आ गया यूकैरियोटिक सेल, और ये आ गया न्यूक्लियस, और इसके साइड में ये आ गया मेम्ब्रेन आ गई। सो यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है प्रॉपर तरीके से, और जो ये न्यूक्लियस की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है या जो भी है न्यूक्लियस की चीज़, ये बाहर वाले साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट कर लेती है, तो इसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोट्स, प्लांट्स और जो एनिमल सेल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली क्यूबिकल शेप, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो जनरली क्यूब शेप के होते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड वाइल एनिमल्स सेल्स आर यूजली स्फेरिकल शेप, जो एनिमल सेल होता है वो ऐसे स्फेरिकल शेप में होता है। Plant cells and animal cells have involved different organelles to perform a specific function. Plant cell और animal cells में different organelles होते हैं अपने अपने different function करने के लिए, specific काम करने के लिए। The activity of an organisms depend on the total activity of independent cell। किसी भी organism की जो activity है, जो काम है, वो totally depend करता है उसकी independent cells के ऊपर। एनर्जी फ्लो अकर इन सेल्स थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रिस्पायरेशन। अब जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो आती है कि थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज जब टूटता है तो फिर वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है बाय द रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू। अगर फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेशन प्रोसेस ना हो, मीन्स ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारे सेल को वो एक्टिविटी नहीं हो पाएगी जो हम काम वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, सेल कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू सेल। सेल के पास सारी इन्फॉर्मेशंस, ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस वगैरह होती हैं कि वो किस तरह से एक न्यू सेल क्रिएट कर सकता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉन एज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन एंड इज कंटेंट विद इन डीएनए, जो कि कंटेंट होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है, वही डीएनए के अंदर होती है सारी इन्फॉर्मेशन। द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली सेम। जो सेल्स का कंटेंट्स होता है सारी सिमिलर स्पीशीज से, वो सारी सब कुछ बेसिकली सेम होता है।
अब कुछ अदर पॉइंट्स दिए गए हैं सेल्स के बारे में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है डीएनए। डीएनए मीन्स द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, मतलब ये वो डीएनए वो है जिसके अंदर सारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है सेल की। इस पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो हेरिडिटी मटीरियल हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो पास होती है पेरेंट सेल से टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है। सेकंड पॉइंट है सेल आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। सेल जो है वो सबसे छोटा फॉर्म है लाइफ का। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है सारी लिविंग थिंग्स का। अब कह रहा है कि यूर बॉडी कंटेन सेवरल बिलियन सेल्स, आपकी बॉडी के अंदर कम से कम बिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। और रिकॉग्नाइज इन टू ओवर 200 मेजर टाइप्स, कि पहचाना गया है इनको तकरीबन 200 मेजर टाइप्स में विथ हंड्रेड्स ऑफ सेल स्पेसिफिक फंक्शन, 100 से ज़्यादा सेल स्पेसिफिक फंक्शन के साथ। अब यहाँ पर है सम फंक्शंस परफॉर्म बाय सेल आर सो वाइटल। कुछ जो फंक्शंस हैं जो सेल परफॉर्म करता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ के लिए। दैट आर सेल परफॉर्म देम, जैसे कि जो सेल है वो उनको परफॉर्म करता है। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल सेलुलर रिस्पायरेशन, जो सेल रिस्पायरेशन करता है वो बहुत लाजिम है। जैसे कि रिस्पायरेशन होगी तो ग्लूकोज टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी तो हम सेल्स वगैरह से हमारे सेल वगैरह काम करेंगे, सेल काम करेंगे तो लिहाजा हम भी काम करेंगे। और अदर हाईली स्पेशलाइज और दूसरों में अगर ज़्यादा हम स्पेशली देखें तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जैसे कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।